सबसे पहले 1 और 11 में बात करेंगे प्रियंका गांधी की, जो कि असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन वो तेजपुर के चाय बागानों में पहुंची। वहां उन्होंने चाय बागान मजदूरी करने वाली महिलाओं से मुलाकात की। मजदूरों की तरह टोकरी सर पर रखकर प्रियंका गांधी दिखाई दी। यहां पर चाय की पत्तियां तोड़ती हुई नजर आई। असम में चुनावों के मद्देनजर राहुल और प्रियंका ने पूरी ताकत झोंक रखी और उसी के सिलसिले में प्रियंका असम के दौरे पर हैं। इससे पहले कल भी आपने तस्वीरें देखी थी जिसमें वो झूमर नृत्य करते हुए स्थानीय लोगों के साथ दिखाई दी। और आज चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं के बीच प्रियंका गांधी कल कामाख्या मंदिर में पूजा पाठ और फिर स्थानीय लोगों के साथ थिरकती दिखाई दी। और आज चाय बागान में मजदूरों की तरह ही प्रियंका गांधी ने पत्तियां तोड़कर जिस टोकरी में डाला जाता है उसे ठीक उसी अंदाज में सर पर ढोकर आगे बढ़ती हुई। मैडम दरअसल प्रियंका यहाँ पर बागीनी की बारीकियों को भी समझती हुई और उन महिलाओं से बातचीत करती हुई दिखाई दी जो रोजाना यहाँ पर मजदूरी करती हैं। किस तरीके से पत्तियों को तोड़ा जाता है इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से ट्राइबल्स के बीच जाकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने डांस किया था, यानी कि यहाँ पर लोगों से घुलने मिलने की कोशिश मीनाक्षी। और उसी कड़ी में ये आज की तस्वीरें हम चाय बागान से देख पा रहे हैं। असम एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है और ऐसे में प्रियंका गांधी का ये 2 दिवसीय दौरा जिसमें चाय बागान को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें 50 लेकिन ध्यान रखना होगा उस राज्य का भी जहां चुनाव होने, यानी 5 राज्य असम में से एक। तो एक तरफ तो प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं असम में और राहुल गांधी मौजूद रहे हैं दक्षिण भारत में, जहां से उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही थी। हालांकि कल जब कामाख्या मंदिर दर्शन करने गई और उस दौरान जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि मंदिर प्रांगण में राजनीति की बात नहीं हो, लेकिन ये तस्वीरें भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की एक कोशिश, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का एक प्रयास। तो अब उत्तर प्रदेश से आगे असम में भी प्रियंका गांधी आपको एक तरह से दिखाई दे रही हैं प्रचार करते हुए। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में कई दिग्गजों ने साथ दिया है। अलग अलग सूबों के नामचीन लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया, लेकिन अभी भी कई लोग बाकी हैं जिनका नंबर जल्द आएगा। एम्स में पीएम मोदी के टीकाकरण के साथ कोरोना के खात्मे का जो नया कारवां शुरू हुआ, पूरे देश पर उसका असर साफ दिखाई दिया। क्या आम और क्या खास, सभी महामारी के खिलाफ इस मुहिम में आगे आने लगे और दूसरे लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। पटना के अस्पताल में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कोरोना का टीका लगवाया और फिर लोगों को बताया कि कोरोना वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये टीकाकरण बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है और टीकाकरण कराने के बाद 30 मिनट तक बैठाया जाता है और जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बैठते हैं। आज हम लोग भी बैठे, सारे विशेषज्ञ लोग भी बैठे हुए, तक कहीं कोई फीलिंग नहीं और बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे आए थे उस समय जैसा दिख रहे होंगे, अब अभी भी देख लीजिए कोई फर्क। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, आम लोगों के मन में वैक्सीन के भ्रम को दूर करने के लिए कई माननीयों ने भी आज टीकाकरण करवाया, जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार भी शामिल रहे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी खुद चेन्नई में अस्पताल जाकर कोरोना का टीका लगवाया। इस पहल और पूरी कवायद का मकसद लोगों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि किसी तरह का भ्रम देश में फिर से कोरोना को पैर पसारने का मौका न दे सके।
स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी कहा कि प्रधानमंत्री के इस प्रयास के बाद अब वैक्सीन पर कोई सवाल उठाना सही नहीं। जिसके बारे में इतने प्रकार का दुष्प्रचार सारे देश में किया जा रहा था, जबकि वैज्ञानिक लोग, एक्सपर्ट लोग लगातार कह रहे थे कि वैक्सीन की सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी, इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इन सारी परिस्थितियों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो वैक्सीन को लेकर, जिसके बारे में अनेक प्रकार के संदेह पैदा किए जा रहे थे, आज इस तरह की जो भी बातचीत देश में चलती थी उसको मैं समझता हूं कि पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। अब जब वैक्सीन पर उठ रहे सवालों का जवाब मिल गया है तो लोगों को प्रेरित करने वाली पीएम मोदी की पहल में कांग्रेसी नेताओं को पॉलिटिक्स नजर आने लगी है। कोविड के जमाने में उसको रोकने के लिए जो वैक्सीन बनाए हैं उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन किसी चीज की पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए। वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर राजनीति करने वाले नेताओं को भोपाल में टीका लगवाने वाले बुजुर्ग की बात सुननी चाहिए। ये बताइए कि क्या किसी तरीके की कोई मन में शंका थी, सवाल था कोई इस वैक्सीन को लेकर, कोई डर था? नहीं, कोई सवाल नहीं, शासन पर भरोसा है। अब आम आदमी तक वैक्सीन की पहुंच के बाद हर शहर में बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। मुंबई में तो भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि बीएमसी को लोगों से रजिस्ट्रेशन को लेकर अपील करनी पड़ी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन सबसे कारगर हथियार है और सरकार इसे देश के हर नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश में लगी है। ऐसे में लोगों को वैक्सीनेशन कराकर कोरोना के खिलाफ जंग में देश का साथ देना जरूरी है। दिल्ली से अशोक सिंघल, पटना से रोहित सिंह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान में शुरुआत से ही डॉक्टर्स, नर्सेस के अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स को तरजीह दी गई। सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारे सुरक्षा बलों के बीच टीकाकरण अभियान का स्टेटस क्या है, इसे जानने के लिए हमारी टीम बीएसएफ के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची। हमारे देश के वो जवान जो दिन रात दुश्मन के लिए वैक्सीन साबित होते हैं, उन जवानों की वैक्सीनेशन का इंतजाम कैसा है? यानी कि अगर हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीनेट करने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे सुरक्षा बल शामिल हो जाते हैं। अब बीएसएफ की ये जवान जो सुदूर इलाकों में, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में तैनात रहते हैं, उनकी वैक्सीनेशन किस तरह की जाती है, आज वो देखने के लिए हम पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे रक्षकों की रक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। दूर दराज के इलाके, इंटरनेशनल बॉर्डर का पूरा इलाका, बीएसएफ के जवान यहां पर, लेकिन बहुत ही तेज रफ्तार से यहां पर वैक्सीनेशन हुआ है। और जो पहला डोज था सर, वो हम समझें कि लगभग सबको, चाहे उन्हें बीओपीज पे क्यों न रहना हो, लेकिन आप लोगों ने ये व्यवस्था कर ली थी। बिल्कुल, हमने पहले ही यहाँ पर जो लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, जो कि यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर प्रगवाल में सिचुएटेड है, वहाँ पर डॉक्टर से बात करी थी, तो उन्होंने यहाँ पर अपना एक विशेष कैंप लगाया था और 2 दिन वो लोग यहाँ पर आए थे। डेली 300 के लगभग, डेली 300 को यहाँ पर लगा है। और अब सेकंड डोज की बारी होगी कि अब सेकंड डोज? हाँ, सेकंड डोज 28 डेज के बाद ही जो नेक्स्ट डोज लगनी है वो लगेगी। उसके लिए सभी कार्मिकों के पास मैसेज आ गया है, उनके मोबाइल आ गया है यहाँ पर। और मैम यहाँ पर यानी कि सारी चीजें आप लोग इस बॉक्सेस में लेके, यानी जो सेंटर था वहां से आप इन आइसलाइन बॉक्सेस में लेकर? जी मैम। तो ये 72 घंटे तक रहता है? जी मैम। तो जिस रफ्तार से आप लोग कर रहे हैं वैक्सीनेशन यहाँ पर, उसके लिए काफी है? जी मैम। तो ये देखिए कि आप यहाँ पर सारे जवानों तक पहुंच जानी है ये वैक्सीन की सुरक्षा, और इसीलिए इस तरीके से, जैसे युद्ध स्तर पर तो हमेशा इनकी प्लानिंग रहती है, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह की प्लानिंग। तो यहाँ सर आप क्या डिटेल्स ले रहे हैं? इनका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आईडी प्रूफ ले रहे हैं, यूनिट का नाम ले रहे हैं, कंपनी का नाम लिख रहे हैं, और बेसिक आप हेल्थ मॉनिटर जी। और साथ में ये व्यवस्था कि अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो बेड्स रहें? जी मैम जी। अगर जरूरत
जरूरत पड़ता है तो इसमें हम मतलब टेम्पोररी मतलब थोड़ी देर मॉनिटर कर लें। जी जी। तो आधे घंटे की जो मॉनिटरिंग देश के बाकी हिस्सों में होती है, दुनिया के बाकी हिस्सों में होती है, वो यहाँ पर भी बाकायदा एक एक चीज का पालन यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन फिटनेस ऐसी रहती है सर कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे टोटल 780 लोगों को वैक्सीन लगा और उसमें किसी को भी कोई शिकायत नहीं रही। कुछ एक आध लोगों को थोड़ा सर दर्द का और पेट खराब की कंप्लेंट्स आए, तो वो यूनिट डॉक्टर ने उसको दवा दी और वो अगले दिन पूरी तरह से फिट हो गया। और वैक्सीन लगाने के साथ ड्यूटीज भी सबकी कायम रही। वैक्सीन लगते ही ड्यूटी। बिल्कुल, यहाँ पर बॉर्डर पे बिना ड्यूटी के आदमी रह ही नहीं सकता है। और इसीलिए देखिए कि सरहदों की सुरक्षा करते हुए भी यहाँ पर एक एक व्यक्ति को वैक्सीन का उस चक्र की सुरक्षा मिले, उसे पूरी तरीके से निश्चित किया गया है। कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, इंटरनेशनल बॉर्डर, आज तक। छेड़छाड़ की घटना के बाद शिकार लड़की के पिता की हत्या मामले में योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। आरोपियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनएसए लगाने के निर्देश दे दिए। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस ने दावा किया है कि सभी आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। कल देर शाम हाथरस जिले के थाना सासनी क्षेत्र के गांव नौजरपुर में देर शाम लड़की के पिता की हत्या कर दी गई थी। लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ जुलाई 2018 में छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। इसके बाद आरोपी 1 महीने जेल होकर आया था। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। हाथरस की बेटी इंसाफ मांग रही है। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। हाथरस की बेटी रो रो कर बता रही है कि कैसे उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों? उत्तर प्रदेश के हाथरस की ये सनसनीखेज वारदात सोमवार की है। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले के थाना सासनिक क्षेत्र के गांव नौजरपुर में देर शाम इसी खेत में आलू की खुदाई कर रहे एक शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया गया। जख्मी हालत में उसे अस्पताल ले जाते वक्त उसकी रास्ते में मौत हो गई। इसमें सूचना प्राप्त हुई है कि 4 अज्ञात व्यक्तियों ने एक व्यक्ति जो अपने खेत में आलू निकाल रहा था, उसके गोली मार के इन्होंने हत्या कर दी। मृतक की बेटी के मुताबिक उसके पिता पर गोली चलाने वाला शख्स गौरव शर्मा है, जिसके खिलाफ उसके पिता ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। 6-7 लोग थे, मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों? पहले केस चल रहा है, आलू की खुदाई चल रही थी, मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से, मेरे पापा गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक गौरव शर्मा के खिलाफ लड़की के पिता ने जुलाई 2018 में छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। उसी महीने गौरव शर्मा की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन 1 महीने बाद ही वो जेल से बाहर आ गया। तभी दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव चलने लगा। इसी मनमुटाव ने कल हिंसक रूप ले लिया। जो ये मुख्य आरोपी है, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हाथरस की बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। हाथरस की बेटी को इंसाफ चाहिए। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? हाथरस से राजेश सिंगल के साथ आज तक ब्यूरो। और हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये जो इस पूरे मामले में एनएसए लगाई गई है, दरअसल मामले की तफ्तीश कहां तक पहुंची, क्योंकि मुख्य आरोपी तो अभी भी गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है।
ये देखिए, कल देर शाम की ये घटना है जब इनकी दुखद मृत्यु अस्पताल में हो गई। रात को तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध, और हमने कई टीमें बना के रवाना कर दी उन्हें, जो कई जनपदों में लगातार रात भर दबिश उनके द्वारा दी गई है। और हमें देर रात एक सफलता भी मिली। ये जो ललित शर्मा नाम का इसमें नामजद हत्यारोपी है, ये भी उसमें मुख्य अभियुक्त की भूमिका में रहा ये घटना कारित करने में। उसे हमने गिरफ्तार किया है। बाकी जो शेष अभियुक्त हैं उनकी भी हमारे पास इनपुट्स हैं, और हमारी टीमें अभी भी लगातार पिछले 12-14 घंटे से जब से ये घटना हुई है सब इसमें लगातार लगे हुए हैं, दबिशें दी जा रही हैं। आधा दर्जन से ज्यादा लोग हमारी हिरासत में हैं जो इनके करीबी हैं, और भी जहाँ ये संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। हर जगह हमारी टीम जा रही है, और हमें पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द हम इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। और जैसा कि बताया गया है, हम इसमें NSA की भी कार्रवाई करेंगे ताकि आगे चल के ये कार्रवाई नजीर बन सके। जी, शुक्रिया सर आपका आज तक से बात करने के लिए। हाथरस की वारदात पर यूपी में सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी आरोपी को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बता रही है, तो वहीं जवाब में समाजवादी पार्टी भी दलील पर दलील दे रही है। कल जिस प्रकार से हाथरस में एक घटना घटी है और एक गरीब ब्राह्मण बेटी के पिताजी की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है, और हत्या करने का कारण सिर्फ ये है कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसमें 2 साल पहले मुकदमा भी लिखा गया था, इसको जेल भी भेजा गया था। लगातार उस परिवार के ऊपर दबाव बना करके मुकदमा वापस लो, मुकदमा वापस न लेने पर कल उस लड़की के पिता की हत्या इस समाजवादी नेता के द्वारा कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें करती है। आपके पास कुछ है नहीं, आप महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे हो, महिलाओं के न्याय नहीं दिला पा रहे हो, तो इधर उधर की बातें कर रहे हो। ये शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज नहीं रोक पा रही है। बंगाल का अब रुख करेंगे, जहां पर कुछ ही दिन बाद मतदान शुरू होने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह सामने आ रही है। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने ISF से कांग्रेस के तालमेल को लेकर अधीर रंजन चौधरी पर सवाल उठाए, तो अधीर रंजन ने भी नसीहत दे डाली। बंगाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है और पहले चरण की वोटिंग के लिए महज 25 दिन बाकी रह गए हैं। अब जब पार्टी को एकजुट होकर विरोधियों पर हमला करना चाहिए, तो कांग्रेस अंदरूनी कलह में उलझ गई है। दरअसल रविवार को अधीर रंजन ने लेफ्ट और अब्बास सिद्दीकी की ISF के साथ मंच साझा किया था। यही तस्वीरें आनंद शर्मा को चुभ गई। आनंद शर्मा ने बंगाल के पार्टी नेतृत्व और उनकी रणनीति पर भी सवाल उठा दिए। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती। हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी और समर्थन पीड़ादायक और शर्मनाक है, उन्हें सफाई देनी चाहिए। ISF और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। आनंद शर्मा यहीं नहीं रुके, उन्होंने इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होने की बात कह डाली। इधर आरोप लगे, उधर अधीर रंजन ने तुरंत सफाई दे दी। I am doing what I am doing. Everybody is being communicated to my higher command. Is the CWC aware of it, sir? My leadership has been. लेकिन बात सफाई तक नहीं रुकी। सवाल उठने से नाराज अधीर रंजन ने सवाल उठाने वाले पर ही हमला बोल दिया। CPM के नेतृत्व वाला मोर्चा बंगाल में धर्मनिरपेक्ष गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें कांग्रेस एक अभिन्न अंग है। हम बीजेपी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति और एक निरंकुश शासन को हराने के लिए दृढ़ है। इस मोर्चे को सांप्रदायिक कहने वाले बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं। ये बयान इसीलिए आया क्योंकि कुछ दिन पहले जम्मू में कांग्रेस के नाराज वरिष्ठ नेताओं के ग्रुप 23 ने PM मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाऊंगा तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गाँव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। इसी बयान को मुद्दा बनाते हुए अधीर रंजन ने गुलाम नबी आजाद पर भी निशाना साध दिया।
जो लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं वो 5 राज्यों में प्रचार करें, न कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बयान दें। वरिष्ठ कांग्रेसियों का एक गुट सिर्फ अपने फायदे के लिए मौका तलाशना बंद करे और प्रधानमंत्री की तारीफ कर वक्त जाया न करे। कांग्रेस में कलह बढ़ी तो बीजेपी को कांग्रेस की घेराबंदी का मौका मिल गया। कांग्रेस केरल में जाती है तो सीपीएम के खिलाफ बयानबाजी करती है, सीपीएम के खिलाफ चुनाव लड़ती है। वही नेता जो केरल में सीपीएम को गाली देकर आता है, वो बंगाल आता है तो सीपीएम के नेताओं के साथ गले में हाथ डालता है और सीपीएम की प्रशंसा करता है। तो क्या आइडियोलॉजी है? आज मेरा ख्याल है कि कांग्रेस के नेता भी कंफ्यूज हैं और कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है और समझ में नहीं आता कि कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है। अब इस कलह का बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, लेकिन कांग्रेस को नुकसान होना तय है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। वहीं बंगाल में सीटों को लेकर अभी गठबंधन के बीच डील फाइनल नहीं हुई है। कांग्रेस 90 से अधिक सीटें चाह रही है, जबकि उसे 82 सीट ही मिलने के आसार हैं। हाथ मिले, गले मिले, लेकिन दिल मिले कि नहीं, ये बात जल्द साफ हो जाएगी। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि 3 अलग अलग पार्टियां एकजुट हो गई हैं। इनमें सब ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी सीटों को लेकर जो फैसला है वो अब तक नहीं हुआ है। तीनों पार्टियां अभी तक सीटों को लेकर सहमति नहीं बना पाई हैं। दरअसल जो सीटें कांग्रेस ने जीती हुई हैं, उन्हीं सीटों में से कुछ सीटें आईएसएफ को चाहिए, जो कांग्रेस देना नहीं चाहती। अभी आईएसएफ को लेफ्ट 30 सीटें देने को तैयार है, लेकिन आईएसएफ कांग्रेस के हिस्से से भी सीटों की मांग कर रहा है, लेकिन कांग्रेस एक भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। I think the issue has been settled between the ISF and led parties. They have put forward their demands. Certainly, we cannot afford to accommodate all those seats. However, for the sake of alliance, only for the sake of alliance, some seats could be given to them, but before that, we have to ensure our share. देखिए, इंसानियत के लिए, इंसान के लिए, बेकार के लिए हम चाहते हैं वोट का बंटवारा न हो, इसीलिए जो सीट का समझौता हुआ है उसमें हम राजी हैं। फिर भी कांग्रेस अगर क्लियर नहीं कर रहे, इसलिए हमने बोला है आपका पोजीशन क्या है, क्लियर कर दीजिए, जो करना है या नहीं करना है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। लेफ्ट के बड़े नेता के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जितनी सीटें जीती और उसके साथ जितनी सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, उन विधानसभा सीटों पर पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। इस हिसाब से कांग्रेस को 82 से 83 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन वो 90 से अधिक सीटों पर अड़ी हुई है। इधर आईएसएफ अब कांग्रेस से भी सीटें मांगने लगी है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ तीसरा मोर्चा तो बन गया है, लेकिन सीटों पर बात अभी भी नहीं बन पा रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसे कम से कम 92 सीटें चाहिए, वहीं आईएसएफ का कहना है कि उसे 45 सीटें चाहिए। इस बीच वाम मोर्चा ने अपनी सीटों में से 30 सीटें आईएसएफ को दे दी हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो अपनी सीटों में से एक भी सीट आईएसएफ को नहीं देगी। इसके अलावा वाम मोर्चा के लिए अपने घटक दलों जैसे आरएसपी और सीपीआई को भी सीटें छोड़नी होगी, जो अभी भी तय नहीं हो पाया है। इधर बंगाल में चुनावों से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की थी। तब ये खबरें उठने लगी थी कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि ओवैसी का ताजा बयान अब्बास सिद्दीकी के साथ जाने की संभावनाओं को न नकारता है और न ही स्वीकारता है। एक शायर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। इस पे इसका आपके सवाल का इस पर जवाब इतना ही है। और दूसरा यह है कि इस पर एक मौजू वक्त पर मैं इसका जवाब दूंगा। अच्छा, तो कल लेकिन आपकी क्या बातचीत चल रही है अब्बास सिद्दीकी के साथ, क्या हो रहा है वहाँ पे? बताऊंगा आपको, तफसील से बताऊंगा, थोड़ा सही वक्त।
बंगाल में मतदान के पहले चरण में महज 25 दिन रह गए हैं और उससे पहले बंगाल में पीरजादा की पार्टी से गठबंधन पर कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। ऐसे में बंगाल में आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल खड़ी हो सकती है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।